पिछली श्रृंखला में हमने जगदीश चंद्र माथुर और उनकी रचना सदा नीरा पर विचार किया और हमने यह देखा कि जगदीश चंद्र माथुर जो कि उत्तर प्रदेश के थे और उनकी नियुक्ति बिहार में हुई थी। उन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाने में, बिहार की उपलब्धियों को विश्व पटल पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। वो ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक थे, सूचना एवं प्रसारण विभाग में हिंदी सलाहकार थे। इसके अलावा बिहार के शिक्षा सचिव थे। इन्होंने फिर वैशाली महोत्सव का भी शुभारंभ किया। तो इस तरह से इन्होंने बिहार के विकास में, बिहार के गौरवपूर्ण अतीत को दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उत्तर प्रदेश से होते हुए भी इन्होंने अपने पद का पूर्ण निष्ठा से उपयोग किया और बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम किया। यहाँ प्रस्तुत रचना सदा नीरा में उन्होंने सदा नीरा, जहाँ सदैव जल रहता है, नीर का मतलब जल होता है, तो सदा नीरा में उन्होंने सदा नीरा गंडक को कहा है और इस गंडक के माध्यम से उन्होंने उत्तर बिहार के गौरव को दुनिया के समक्ष रखा है, समाज के समक्ष रखा है। उन्होंने चंपारण, जो एक तरह से उत्तर बिहार का उपेक्षित जिला ही है, उसके गौरव को लोगों के सामने रखा है। उनके अनुसार महात्मा बुद्ध के समय नेपाल की तराई से लेकर के और गंगा के मैदान तक महावन था, और उस समय गंडक भी जो थी वह संयमित थी, शांत थी, और जिसके किनारे किनारे महात्मा बुद्ध जो है वह अपना उपदेश देने के लिए पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या फिर कुशीनगर जाते थे। किंतु कालांतर में धीरे धीरे 12वीं सदी के लगभग यहाँ पर कर्नाट वंश की नींव पड़ी। चालुक्य नरेश, सोमेश्वर विक्रमादित्य के सेनापति, जो कि यहाँ पर नेपाल और मिथिला विजय के उद्देश्य से आए थे, उन्होंने यहाँ पर चंपारण के सौंदर्य से आकर्षित होकर के यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और इस तरह से यहाँ पर कर्नाट वंश की नींव पड़ी। उस समय यहाँ विशाल जंगल था। यह इसलिए यहाँ की जो धरती थी वह लोगों के नज़र से दुनिया अदृश्य थी, और लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संपदा जो है वह भरी पड़ी थी। तो इस संपदा ने उनको आकर्षित किया और यहाँ कर्नाट वंश की नींव डाली, जो 15वीं 16वीं शताब्दी तक रही। किंतु 1325 ईस्वी में इसी कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा, या गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण किया। तो उस समय इन वृक्षों के चलते हरि सिंह देव का किला जो था सुरक्षित था, अभेद्य था, और गयासुद्दीन तुगलक की सेना जो है वह जंगल के पास आकर के रुक गई थी। किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने एक तलवार के प्रहार से एक पेड़ को काट करके अपने सैनिकों को यह बता दिया कि पेड़ काट करके रास्ता बनाया जा सकता है, और फिर क्या था, हजारों सैनिक जो है वह पेड़ को काटते गए और रास्ता बनता गया। इस तरह से हरि सिंह देव का जो सुरक्षित किला था वह सुरक्षित नहीं रह गया और हरि सिंह देव ने नेपाल में जाकर के शरण ली। किंतु वह पेड़ का कटना जो 1325 से प्रारंभ हुआ फिर कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके यहाँ के पेड़ जो है वह लगातार कटते गए
पहले तो आक्रमणकारियों ने काटा, फिर यहाँ के लोगों ने ही काटना शुरू किया। तो इसी के उद्देश्य से यहाँ के पेड़ कटते गए। और पेड़ों का कटना जो है वो हम सब जानते हैं कि बाढ़ वर्षा जो है वह पेड़ों से नियंत्रित होता है। पेड़ की जड़ों में पानी रुकता है तो हमारी बाढ़ भी नियंत्रित रहती है। और पेड़ों के नहीं रहने से वह प्रकृति अपना सौंदर्य खो देती है। इसीलिए माथुर जी ने गंडक को या चंपारण के क्षेत्र को परिहत वसना कहा है, यानी कि इसका वस्त्र जो है वह छिन गया है। धरती का गहना, धरती का वस्त्र जो है वह पेड़ ही है। पेड़ ही पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो उन्होंने पेड़ों को बचाने का भी संदेश दिया है। तो इन पेड़ों के कटने से जो है वह गंडक जो है वह उच्छृंखल हो गई, यानी कि इसमें बाढ़ आने लगे। तो वैसे तो गंडक के किनारे भी तीर्थस्थलों के ऐतिहासिक इमारतों की कमी नहीं थी। अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटी या अनेक महत्वपूर्ण इमारतें थीं, लेकिन स्तंभ थे, लेकिन गंडक की बाढ़ ने इनको धीरे धीरे डुबो दिया। किनारे कटते रहे, गंडक अपना मार्ग बदलती रही। यह गंगा के समान शांत नहीं हो सकी, बल्कि इसने जो ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में जो दुबली पतली सिमटी सी पड़ी रहती है, बरसात के दिनों में वह गंडक भयंकर रूप ले लेती है। अपने किनारों को तोड़ती है, ढहाती है, अपना रौद्र रूप दिखाती है, मानो मनुष्य के कृत्य का वह जवाब देती है या बदला लेती है। तो और इसका कारण है से इसके किनारे के तीर्थस्थल या स्तंभ जो हैं, यादगार वस्तुएं जो हैं वो डूबती रही, बहती रही। और यही कारण है कि जिस तरह से गंगा के किनारे अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं, उस तरह से गंडक के किनारे नहीं बस सके। वैसे तो यहाँ महात्मा बुद्ध जो है उनका निर्वाण स्थल कुशीनगर गंडक के किनारे ही है। फिर गजग्राह की लड़ाई भी गंडक के किनारे ही प्रारंभ हुई थी, और जो भैंसालोटन से प्रारंभ होकर के और सोनपुर में जा कर के गज को जो है वह ग्राह से मुक्ति मिली थी। और उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं धरती पर पधारे थे। तो इस घटना से तो हम परिचित हैं कि ग्राह ने जो, ग्राह का मतलब मगर है, गज का मतलब हाथी है, तो ग्राह ने जो है वह गजराज को जकड़ लिया था। और तब उसने अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया, उनकी प्रार्थना की। और तब भगवान विष्णु जो हैं वह खाली पैर दौड़े हुए आए अपने भक्त को बचाने के लिए, गज को बचाने के लिए। और वह स्थान हरिहर क्षेत्र या सोनपुर मेला आज भी विश्व स्तर का प्रसिद्ध मेला है, जो कि गंडक नदी के किनारे ही है। वैशाली जो लिच्छवी वंश की शान थी, या जहाँ पर प्रथम प्रजातंत्र का जन्म हुआ था, वह वैशाली भी गंडक के किनारे है। महावीर तीर्थंकर का जन्म भी इसी वैशाली में हुआ था। पाटलिपुत्र का साम्राज्य भी इसी के यहीं से होकर के जाता था, या यहीं इसी के किनारे है। तो इस तरह से गंडक के किनारे, इसके अलावा लौड़िया में अशोक स्तंभ है, नंदनगढ़ में स्तूप है। इस तरह सरैया मन है जिसका जल जो है वह स्वास्थ्यप्रद है। तो इस तरह से गंडक का क्षेत्र, चंपारण का क्षेत्र जो है वह अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। और इन उपलब्धियों से आकर्षित होकर के ही लोग यहाँ पर चंपारण में आते रहे। जब जमींदार यहाँ कृषि के उद्देश्य से आए, अंग्रेज जो है वह लोगों से छुप करके अपना अलग साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से आए, और उन्होंने धांग या उन्नाव जो आज छोटा नागपुर से आदिवासी
मजदूरों को बुलाया नील की खेती के लिए। इसके अलावा कुछ भूइयाँ जाति के मजदूर भी जो गया से थे वो सब ला करके चंपारण को बसाया गया। और ये जो मेहनती नौजवान थे या जो ये धांगड़ और इसके अलावा कुछ थारू लोग भी थे, तो ये लोग मेहनत तो करते थे लेकिन इनका लाभ जो है वो अंग्रेज सरकार को मिलता था। और अंग्रेज सरकार इनके से काम भी लेती थी और दुर्व्यवहार भी करती थी इनके साथ, तरह तरह से इनका दमन भी करती थी, जिससे दुखित होकर के 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का आह्वान किया और उनके आह्वान पर, उनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए और उनके साथ रामनवमी बाबू और राजेंद्र प्रसाद भी आए, जिन्होंने इस चंपारण की पीड़ा को समझा और उन्होंने यह भी समझा कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए और आत्मबल के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर वैसे विद्यालयों का नींव डाला जो कि किताबी ज्ञान नहीं दे करके व्यवहारिक ज्ञान दे, व्यवहारिक शिक्षा दे, लोगों को सुयोग्य नागरिक बनाए, समृद्ध बनाए। और यही कारण है कि गांधी जी ने यहाँ पर भितिहरवा, मधुबन और बड़हरिया में जो है वह विद्यालय की स्थापना की और इसमें शिक्षक जो है वह महाराष्ट्र से बुलाए गए। तो इस तरह से यहाँ पर विद्यालयों की स्थापना हुई। तो हम कह सकते हैं कि चंपारण में जो है वह उपलब्धियाँ कम नहीं हैं। इसी के किनारे वैशाली में आम्रपाली का आम्रवन था जिसको कि उन्होंने भगवान बुद्ध को समर्पित किया। तो इस तरह से हमारा चंपारण कहें या गंडक जो है अनेक संपदाओं से, अनेक विभूतियों से भरी पड़ी है, किंतु आने वाले लोगों ने इस प्राकृतिक संपदा का इतना दोहन किया कि शीतल शांत गंडक जो थी वह अपने रौद्र रूप में आ गई उस पर, और हर साल वह किनारे को तोड़ने लगी, ढहाने लगी, जिससे कि यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों का विकास नहीं हो सका। किंतु 70 के दशक में यहाँ पर फिर गंडक को नियंत्रित करने के लिए नहरों का जाल बिछा, जिससे कि धीरे धीरे ये बाढ़ जो है वह नियंत्रित हो। तो बिहार के इस वैभव को माथुर जी ने बहुत कुशलता से उकेरा है और साथ ही दूसरे शब्दों में उन्होंने यह भी कहा है कि प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए वृक्षों का होना आवश्यक है। जब वृक्ष रहेंगे तभी हमारी धरती जो है वह सस्य श्यामला हो सकती है या उसको हमको जीवन दे सकती है। जब उसके खुद के ही प्राण नहीं बचेंगे तो वह हमें जीवन कैसे देगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमको वृक्षों से ही मिलता है। वृक्ष जो है वह बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, वर्षा को, बादल को आकर्षित करते हैं, इसलिए वृक्षों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और चंपारण की इस दुर्दशा का कारण वृक्षों का हट जाना है और फिर यहाँ पर मिली जुली संस्कृति तो है जो कि इसको गौरवान्वित करती है, इसके सतरंगी परंपरा को प्रदर्शित करती है। जो भी यहाँ आया उसको इसने गले लगाया, सबका इसने स्वागत किया। अतिथि देवो भव की जो भावना है, जो कथन है, यहाँ पर सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते गए, अंग्रेज आए, ये कर्नाट वंश के राजा आए, भुइयाँ आए, उराव आए, इसके अलावा शरणार्थी बांग्लादेश के लोग आए और इसने सबको शरण दिया। इसलिए भले उन्नति के मार्ग में राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से यह चंपारण या उत्तरी बिहार भले पिछड़ गया, लेकिन मानवता के दृष्टि से यह आज भी उत्कृष्ट है। यहाँ आने वाले लोगों का, अतिथियों का स्वागत आज भी खुले दिल से होता है। अगली श्रृंखला में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में।
तब तक के लिए धन्यवाद।